नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग की जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, उसमें से हम लोगों ने पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान को कवर किया था। आज उसका थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग दंडकारण्य के पठार के वाले हिस्से को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज अपन चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझना ज़रूरी है अब कि ये क्या चीज़ होता है। ये एक पहाड़ या पर्वत बोलो, पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों क्या होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि पर्वत क्या होता है। तो पर्वत क्या होता है, तो ये जो इस तरीके से एक चोटी होती है, शिखर होता है, और इस तरीके से जो शेप में होता है उसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार क्या चीज़ है, अब ये जो इसका एक हिस्सा ऊपर तो होगा, लेकिन उसका जो ऊपर उपला हिस्सा रहता है वो समतल रहता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो, ये ऊंचा तो है, पहाड़ के समान ऊंचा तो है, लेकिन इसका जो चोटी है वो समतल है, वो उसको कहते हैं पठार। ठीक है, इसकी जो चोटी है वो क्या है, शिखर जो है वो नुकीला नहीं है, शिखर जो है वो समतल होता है। उसके बाद फिर डाउन आएगा, डाउनफॉल आएगा, फिर अप आएगा, और उसके बाद फिर उसकी चोटी जो रहेगी, वो शिखर जो रहेगा वो समतल रहेगा। उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और मैदान किसको कहते हैं वो तो पता ही है आप लोगों को, जो सरफेस वाला जो हिस्सा रहता है उसको मैदान कहते हैं। तो ये तीनों में अंतर समझ में आया अब आप लोगों को। ठीक, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बस्तर दंडकारण्य का पठार। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ते चलिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और कमेंट करना ही है पॉजिटिव। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो सब चीज़ का कमेंट में बताइए मुझे लिख के, तो रिस्पॉन्स समझ में आएगा कि कैसा क्या है। ठीक है ना, तो दंडकारण्य का पठार। अब देखिए, दंडकारण्य के पठार में ये वाला जो हिस्सा है वो आता है हम लोगों का। छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा पढ़ लिए थे, अब उसमें अपन लोग राजनांदगांव और इधर बालोद तक हिस्सा था, वो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा था। बालोद के नीचे क्या है, कांकेर। तो कांकेर का थोड़ा सा हिस्सा, राजनांदगांव का थोड़ा हिस्सा है ना, थोड़ा सा राजनांदगांव का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद कांकेर, फिर यहाँ पर क्या है, नारायणपुर, यहाँ बीजापुर, यहाँ सुकमा, यहाँ बस्तर, यहाँ कोंडागांव, और यहाँ पर ठीक है कोंडागांव तक। उसके बाद धमतरी नहीं आता है, धमतरी जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। तो 7 जिले जो हैं, और दंतेवाड़ा, तो एक हो गया कांकेर, ये हो गया आपका नारायणपुर 2, बीजापुर 3, सुकमा 4, दंतेवाड़ा 5, बस्तर 6 और 7वां कोंडागांव। 7 जिले जो रहते हैं वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण बस्तर मतलब कि दक्षिण छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तर का नाम बाद में बदल के क्या कर दिया था, दक्षिण बस्तर। ये उत्तर, कांकेर का नाम बाद में बदल के पहले कांकेर कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाता है, और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। अपन स्टार्ट करते हैं इसके उपविभाग से। तो जो बस्तर के पठार है उसको 4 उपविभाग में बांटा गया है। उसके सब मतलब इसको क्या कहेंगे, उपविभाग को मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 उपविभाग में बांटा गया है। पहला कोटरी बेसिन, दूसरा अबूझमाड़ की पहाड़ी, तीसरा बस्तर का पठार, और चौथा बस्तर का मैदान। तो 4 उपविभाग में बांटा गया। तो इसको सीक्वेंस पेपर देखेंगे। कोटरी बेसिन को सबसे पहले देखते हैं। यहां से देखो, कोटरी नदी का उद्गम हुआ है मोहेला मानपुर तहसील से। मोहेला तहसील जो है वो राजनांदगांव का हिस्सा है, इसलिए समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि राजनांदगांव का थोड़ा सा हिस्सा जो रहता है वो भी क्या कि इसके अंतर्गत आएगा, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। तो कोटरी बेसिन के अंतर्गत नहीं, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत नहीं आएगा, कोटरी बेसिन के अंतर्गत आएगा। कोटरी बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मोहेला तहसील से लेके यहाँ पर फिर नीचे, अब यहाँ पर नारायणपुर वाले हिस्से में आ जाता है, नारायणपुर के नीचे बीजापुर में आके इंद्रावती नदी से मिल जाता है। तो कोटरी नदी के जो आसपास का हिस्सा रहेगा वो कोटरी बेसिन रहेगा। कोटरी का उद्गम होता है मोहेला तहसील से, जो राजनांदगांव का हिस्सा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ऊंचा बनाया हूँ इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा जो राजनांदगांव का हिस्सा है, थोड़ा सा जो राजनांदगांव का दक्षिण राजनांदगांव है वो भी कोटरी बेसिन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक, तो कोटरी बेसिन के अंतर्गत अगर जिला पहुँचेगा तो लगा लोगे, जिला पूछेगा तो ये हो गया आपका कोटरी बेसिन। ठीक है,
कोटरी नदी इंद्रावती की ही सहायक नदी है। अब यहाँ पर निब्रा, गुड्रा, बोर्डी, नारंगी और इंद्रावती नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसको मैं जब नदी वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद देखते हैं अपन इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी यहाँ पर क्या बोलते हैं, उड़ीसा से उद्गम होता है। ठीक है, उड़ीसा से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का, और बस्तर के बाद दंतेवाड़ा के बाद आपका बीजापुर से होते हुए इधर से गोदावरी नदी पे मिल जाती हैं। तो ये जो दक्षिण बस्तर मतलब कि ये जो दंडकारण्य का पठार है वो बेसिकली गोदावरी बेसिन, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी नदी अपवाह तंत्र है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी क्योंकि गोदावरी नदी में आके मिल जाती है, तो गोदावरी नदी बेसिन यहाँ है, इंद्रावती नदी बेसिन है, कोटरी बेसिन है यहाँ दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आके गोदावरी नदी से इंद्रावती नदी मिल जाती है। तो इससे क्या समझ में आया आप लोगों को कि बस्तर के पठार बस्तर का पठार नहीं, दंडकारण्य के पठार का ढाल किस ओर है। तो यहाँ पर आप देखो ये नदी आ रहा है जरूर पश्चिम की ओर, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली ये कहाँ मिल जा रहा है, दक्षिण दिशा में चला जा रहा है। तो कुल मिला के ढाल किधर हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो ये दक्षिण दिशा में होगा। ढाल नदियों के प्रवाह की दिशा से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही, इसलिए यहाँ पर इसका ढाल हो जाएगा दंडकारण्य के पठार का दक्षिण दिशा में। ये जो नदी है वो शबरी नदी है। शबरी नदी को पुराना नाम कोलाब भी था, ठीक है, कोलाब नदी कहते थे इसको। ठीक है, शबरी नदी जो है उसका भी प्रवाह देखो आप दक्षिण साइड में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण साइड उसका प्रवाह क्षेत्र है, तो दक्षिण में जा रहा है, तो इसलिए इसका जो ढाल है वो दक्षिण क्षेत्र में है। तो ये हो गया आपका कोटरी बेसिन, और ये जो इंद्रावती नदी वाला हिस्सा है वो। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है वो बस्तर के मैदान का भाग है। ये जो हिस्सा है बीजापुर से लेके आपका सुकमा तक, बीजापुर और सुकमा और दंतेवाड़ा का थोड़ा सा हिस्सा बस्तर का मैदान के अंतर्गत आता है, और बाकी जो हिस्सा है ये वाला वो बस्तर का पठार के अंतर्गत आता है। अब बस्तर का पठार जो है वो दंडकारण्य के पठार के किस ओर है बोलेगा तो किस ओर है, इधर है, तो उत्तर पूर्व की ओर है। बस्तर का पठार किसकी ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ऐसे है छत्तीसगढ़, तो ये उत्तर पूर्व की ओर है बस्तर का पठार। एक बार पूछा है, इसको ध्यान रखना। इंद्रावती नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, एकमात्र नदी है जिसको अध्यारोपित नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं अध्यारोपित नदी का मतलब क्या होता है, जो नदी अपने, है ना, जो नदी ठीक है, अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं, जो नदी अपने प्रवाह की दिशा से, जो अपने प्रवाह की दिशा रहती है उस दिशा को छोड़ के दूसरी दिशा में बहने लग जाती है, उसको अध्यारोपित नदी कहते हैं। जैसे कि इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर इनिशियली बह रही है शुरुआत में, लेकिन पश्चिम दिशा को छोड़ के वो दक्षिण दिशा में बहना चालू कर दी। अपनी दिशा को, जो मूल दिशा है उसकी, उसको उसने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, इसलिए इसको कहा जाता है अध्यारोपित नदी। तो ऐसी नदी जो अपने मूल प्रवाह की दिशा को परिवर्तित कर देती है उसको अध्यारोपित नदी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है इंद्रावती नदी जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आप इसको याद रखिएगा, इंद्रावती नदी को, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में पहले बहती थी, बाद में ये दक्षिण दिशा में बह के गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब ये गोदावरी नदी और शबरी नदी, ये क्या बताया मैं, ये गोदावरी नदी और ये शबरी नदी, इसके बीच का जो भाग है वो भी तो गोदावरी शबरी बेसिन होगा ना। ये जो बीच का भाग है वो नदियों का किनारा ही तो बेसिन कहलाता है। तो ये जो बेसिन है वो क्या है, उर्मिल बेसिन कहलाता है, उर्मिल बेसिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उर्मिल बेसिन कहते हैं। गोदावरी शबरी का जो बेसिन है उसको कहते हैं उर्मिल बेसिन। और यहाँ पर कोंटा तहसील है जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में कौन सा तहसील है, दक्षिण छोड़ कौन सा है, कोंटा तहसील। वही कोंटा तहसील में के दक्षिण में क्या है, गोलापल्ली का पठार है। ठीक है, क्या है, गोलापल्ली का पठार है। इसको भी पूछा है, याद रखना एक बार। तो उर्मिल बेसिन समझ में आ गया, गोलापल्ली का पठार समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है वो यहाँ पर स्थित है, नारायणपुर में। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है, और नारायणपुर में जो होता है अबूझमाड़ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, नारायणपुर में है ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है,
सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन, टिकवुड जिसको बोलते हैं, वो पाया जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, जो कि नारायणपुर में स्थित है। देखो, मैं पहाड़ियों वाला भाग को इसके बाद प्राकृतिक विभाजन के बाद पहाड़ी को अलग से डिफाइन करूंगा कि कौन कौन सी पहाड़ी में क्या क्या विशेषता है, मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ी है। तो वो वीडियो में आपको पहाड़ का डिटेल बताऊंगा और क्या क्या उसका खूबी है, वो सब चीज़ बताऊंगा। अभी एक बेसिक ओवरव्यू समझ लो पहाड़ के बारे में, पहाड़ को मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में है, सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र में मैं बताया था आप लोग को जलवायु वाले में। अबूझमाड़ की पहाड़ी में सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन पाया जाता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है, एक विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती थी। इस क्षेत्र में 2009 के पहले प्रवेश करना वर्जित था, लेकिन 2009 के बाद इसमें प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ पहाड़ क्षेत्र में अबूझमाड़िया जनजाति यहाँ निवास करती थी। तो वहाँ पर उनकी जो मतलब कि उनका कोई वीडियो ना बनाए, उस क्षेत्र में क्या हो, कोई हिंसक गतिविधि ना हो, उनका कोई शोषण ना करे, इसलिए वो वहाँ आना जाना बंद था, लेकिन बाद में उसको चालू कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखना है बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका बस्तर, देखो थोड़ा सा हिस्सा कांकेर, कोंडागांव, पूरा कोंडागांव और पूरा बस्तर, ये 3 हिस्से इसके बस्तर का पठार के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा कांकेर इधर वाला, उसके बाद यहाँ पर कोंडागांव और यहाँ बस्तर पूरा, तो बस्तर का पठार के अंतर्गत आते हैं। बस्तर का पठार का बता दिया आपको, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मतलब दंडकारण्य के पठार के उत्तर पूर्व में बस्तर का पठार स्थित है। ठीक है, बस्तर का पठार के बारे में 2 चीज़ और ध्यान रखना। बस्तर का पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा गुंबदाकार है। यहाँ पे देखो गुंबद टाइप का आकृति बना हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ये गुंबदाकार। तो उत्तर पूर्वी हिस्सा क्या है, बस्तर के पठार का गुंबदाकार है, गुंबद की आकृति है। और बस्तर के पठार में ही दरभा घाटी है, जिसको तुलसी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। तो बस्तर के पठार में क्या है, दरभा घाटी है, जिसका दूसरा नाम तुलसी घाटी है, मतला घाटी है, बस्तानार है, बस्तानार की पहाड़ी है, जिसको बस्तानार की पहाड़ी को टंगरी डोंगर भी कहते हैं। बस्तानार की पहाड़ी है जिसको टंगरी डोंगर भी कहते हैं। तो ये सब पहाड़ी कहाँ है, बस्तर के पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये दरभा घाटी और झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था, बहुत सारे मंत्री लोग को मार दिए थे, वो याद रखना, तो पूछता है। और दक्षिण में बस्तर के पठार का उत्तर पूर्वी भाग में ये सब स्थित है, और बस्तर के पठार के दक्षिणी हिस्से में टिकनपल्ली की पहाड़ी और झीरम घाटी स्थित है। झीरम घाटी जो है वो सुकमा में स्थित है, तो दक्षिणी हिस्सा जो है वो सुकमा में स्थित है। तो ये भी याद रखना, बस्तर का पठार। तो ये हो गया अपन, ये कोटरी बेसिन पढ़ लिए, अबूझमाड़ की पहाड़ी पढ़ लिए, बस्तर का पठार हो गया। अब बस्तर का मैदान, ये वाला हिस्सा जो है वो बीजापुर से लेके सुकमा तक आता है। बस्तर के मैदान के हिस्से में मुख्य रूप से टीन पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना। तो ये मैप आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ पर कोंडागांव है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, कोंडागांव है। कोंडागांव में देखो, कोंडागांव जो है वहाँ पर, कोंडागांव जो है साल वनों के लिए प्रसिद्ध है कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में केशकाल घाटी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो है वो कोंडागांव है, कोंडागांव में केशकाल घाटी पाई जाती है। केशकाल घाटी में 12 मोड़ पाए जाते हैं। और केशकाल घाटी जो है ना, केशकाल घाटी जो है वो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जो बोल रहा हूँ सब लिखना है आप लोगों को। कोंडागांव में केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी में 12 मोड़ पाए जाते हैं। केशकाल घाटी साल वनों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं वहाँ। केशकाल घाटी महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, अर्थात केशकाल घाटी के कारण ही महानदी उत्तर की ओर और इंद्रावती नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इन दोनों को बांट देता है, बीच में जल विभाजक पर्वत का काम करता है केशकाल घाटी। और साल वनों के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त बस्तर दंडकारण्य के पठार को साल वनों के द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो ये हो गया आपका बस्तर का पठार वाला, मतलब कोंडागांव का जो 12 मोड़ बोल रहा था, वहाँ पर तेलिन घाटी भी है, तेलिन माता का मंदिर भी है। केशकाल घाटी में जो कोंडागांव में जो केशकाल घाटी है वहाँ पर 12 मोड़ है। और वो मोड़ में जब दूसरे तीसरे मोड़ पे जब आप पहुँचेंगे
तो वहाँ पर तेलीन माता का मंदिर भी है, उसको भी पूछा है एक बार। तो तेलीन माता का मंदिर भी, इतना जो फैक्ट है वो केशकाल घाटी से संबंधित याद रखना। और वहीं पर यहाँ पर ये क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी से सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन पाया जाता है और केशकाल घाटी से सर्वोत्तम किस्म का साल वन पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं दंडकारण्य के पठार के बारे में कुछ फैक्ट। क्षेत्र 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ठीक है। जिला 7 जिला मैं आपको बता दिया। प्रतिशत टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 29% हिस्सा ये घेरता है, ठीक है। चट्टान कौन सा पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो होता है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा खनिज किससे मिलता है, धारवाड़ चट्टान से, जो कि कहाँ पाया जाता है, दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ, लोहा, टीना मतलब टीन, कोरंडम, अभ्रक और ग्रेफाइड। लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है यहाँ लोहा, लौह अयस्क। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। लौह अयस्क को जापान निर्यात किया जाता है, यहीं पाया जाता है दंडकारण्य के पठार में। एनएमडीसी उसका उत्खनन करता है, ठीक है ना। मिट्टी कौन सा विस्तार है, यह लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार है और लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। लाल दोमट मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, जो दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है। और लाल रेतीली मिट्टी जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपका कोंडागांव और नारायणपुर में पाया जाता है लाल रेतीली मिट्टी। ये मिट्टी वाले हिस्से में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। लाल रेतीली और लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। वन 80% हिस्से में क्या पाया जाता है, यहाँ के वन 80% हिस्सा जो है वो वन से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जंगली इलाका है। औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 187 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की से वर्षा होती है, जबकि वो पाट प्रदेश में छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाया जाता है, याद रखना। और बस्तर के पठार की दंडकारण्य के पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है, नंदीराज चोटी, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर दंतेवाड़ा में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 1210 मीटर। याद रखना, नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा की बैलाडीला की पहाड़ी पर है। 1210 मीटर उसकी हाइट है और छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 1210 मीटर हाइट है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो कि कहाँ स्थित है, पाट प्रदेश में, जसपुर सामरी पाट में स्थित है। बलरामपुर में, बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा, जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन है, टीक वुड जो पाया जाता है, वो अबूझमाड़ की पहाड़ी में, मैं बता चुका हूँ। केशकाल घाटी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो ये था हम लोग का दंडकारण्य का पठार। आप इतना देख लीजिए, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।